हेलो गाइस, तो बच्चों हमने हमारी पिछली वीडियो के अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे निकलते हैं इसका पता किया और मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। आई होप वो आपको समझ में आया होगा कि वो क्या थी हमारे पास, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी इंटू log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। तो मैंने यहां तक का पोर्शन आपको कंप्लीट बताया था कि ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे बनी थी, जहां पर a आपके पास क्या थे, इनिशियल मोल्स थे, इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन थी। तो मैंने बोला कि लेट जो a है वो आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसको हमने क्या बोल दिया, a नोट बोल दिया। आफ्टर दैट a माइनस एक्स क्या था, आफ्टर t टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन बचती थी, तो इसका मतलब ये हमारे पास कितना आएगा, a के इक्वल आ गया। अगर मैं इन दोनों वैल्यू को वहां पे पुट करता हूं तो क्या आएगा आपके पास, ये 2.303 अपॉन में क्या होगा t, फिर क्या आएगा log ऑफ a नोट अपॉन में क्या होगा आपके पास a के इक्वल। मैं काफी इक्वेशंस आपको बताने वाला हूं, हर एक इक्वेशन जो बॉक्स में रखी जाए ध्यान से उसको पढ़ना, ध्यान से देखना। ये एक्सपोनेंशियल ये आपके पास क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जो किसकी टर्म्स में, a और x की टर्म्स में है। वहीं पर अगर कंसंट्रेशन आपके पास a नोट इनिशियल और फाइनल दी गई है तो आप इसका यूज करोगे। ये कब होता है, जब आपको ये पता होता है कि इनिशियल कितना था लेकिन बाद में कंज्यूम कितना हुआ, प्रोडक्ट कितना बना, वो x दे रखा होता है, तब आपको अपॉन में क्या रखना था, a माइनस एक्स। मतलब ये एक इक्वेशन है फर्स्ट, ये हमारे पास एक सेकेंड इक्वेशन बन गया। अच्छा, इधर अगर मैं ये करूं कि k इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास 2.303, इन दोनों को मिला करके हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग, फिर कितना आएगा a नोट अपॉन में क्या आएगा आपके पास, a अपॉन में कितना पड़ा था आपके पास में, t था। अगर t को मैं मल्टीप्लाई में लेके आऊं तो ये बनेगा kt इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग a नोट अपॉन में कितने के इक्वल, a के इक्वल आएगा। अगर हम दोनों तरफ बेस e लगाते हैं पावर में, बेस में, तो ये तो हो गया कैंसिल, क्योंकि नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है, e होता है। ये हमारे पास क्या बच गया, e के टी इज इक्वल्स टू a नोट अपॉन में किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल। आई होप ये समझ में आया होगा। और इसे कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी गई है आपको ये। सम टाइम इसको कई बुक्स के अंदर, मतलब ये थर्ड इक्वेशन है, कई बुक्स में क्या होता है कि a नोट अपॉन क्या लिखा जाता है, a, तो वो क्या बनेगा, ध्यान से देखो आप, e के टी इज इक्वल्स टू किसके आएगा आपके पास, अगर मैं इसको 1 अपॉन लिखता हूं दैट मीन्स कि 1 अपॉन e का पावर के टी, और ये आपके पास कितना आएगा, a का कंसंट्रेशन अपॉन में a नोट का कंसंट्रेशन, ये क्या बनेगा माइनस के टी ऊपर जाकर के, और ये मल्टीप्लाई में, तो ये बन गया e का पावर माइनस का के टी, a का कंसंट्रेशन अपॉन में इनिशियल कंसंट्रेशन t टाइम पे मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये बनेगा a नोट e का पावर माइनस के टी इज इक्वल्स टू किसके होगा, a के। सम टाइम इस इक्वेशन का भी यूज किया जाता है। ये कब की बात, जब आपको आंसर किस में चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहिए था एट दैट टाइम, या आपको क्वेश्चन के अंदर e का जो पावर है उसका वैल्यू आपको गिवन था एट दैट टाइम, आप क्या करोगे, इस इक्वेशन का यूज करोगे। मतलब हमारे पास ये क्या है, 1, 2 एंड 3, यहां तक हमने 3 इक्वेशन की हैं जो इसके लिए क्या करते हैं, आप यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करना था ये समझ में आया है। आफ्टर दैट हमने ये देखा कि इसको किन किन फॉर्म्स में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है इसका हाफ लाइफ पीरियड एंड इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका सिंगल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो देखिए हम कहां से निकाल रहे हैं। मैं ना इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, ये क्या है आपके पास, k इंटू टी आएगा, मतलब ये बन गया के टी इज इक्वल्स टू 2.303, आफ्टर दैट कितना है, log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में टी टाइम कंसंट्रेशन। आफ्टर दैट मैं 2.303 को डिवाइड में लेके आया तो ये बन गया 2 के टी अपॉन 2.303 इज इक्वल्स टू log। ध्यान दो बच्चों, यहां पे ये क्या है, log a अपॉन log b, एंड log a अपॉन log b कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ log a माइनस log b के। आई होप ये क्लियर है। अच्छा, अगर हम
इक्वेशन देखें, अगर मैं ये चेक करना चाहूं कि मुझे ग्राफ किसके बीच में बनाना है, तो हमने अब तक क्या किया था, हमने उसकी टी टाइम की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में क्या किया था, ग्राफ प्लॉट किया था। टी टाइम का कंसंट्रेशन दैट मीन्स ए, टाइम दैट मीन्स कि हमारे पास ये रहा, तो हमें इन दोनों के बीच में क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। तो हमने ना कुछ ऐसा किया, log a को इधर ले आए, तो माइनस का log ऑफ a इधर आके क्या हो गया, प्लस, प्लस का kt अपॉन 2.303 इधर जाके किसका होगा, माइनस का, ये हो गया माइनस का k इंटू टी अपॉन 2.303 और प्लस में आपके पास क्या पड़ा है, log ऑफ a नोट के इक्वल। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं y इज इक्वल्स टू m x प्लस सी के इक्वल, दैट मीन्स कि एक ऐसी इक्वेशन है जो क्या है आपके पास, जिसका इंटरसेप्ट कितना है, log a नोट है। ग्राफ किसके बीच में बनेगा, log a और t के बीच में बनेगा। स्लोप क्या होगा, माइनस का k अपॉन 2.303। दैट मीन्स कि हम इसको बना सकते हैं, इधर क्या होगा, कंसंट्रेशन कौन सी फॉर्म में होगा बच्चों, log a की फॉर्म में। इधर किसको रखा जाएगा, टाइम को, t को। टाइम और कंसंट्रेशन वर्सेस ग्राफ जो है वो कैसा मिलेगा, पहली बात तो स्लोप है कितना, 2.303 माइनस का k है ना, माइनस k अपॉन 2.330, सॉरी इंटरसेप्ट है वो कितना है आपके पास, log ऑफ a नोट क्या है हमारे पास, इंटरसेप्ट। अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है तो 100% कैसा ग्राफ मिलेगा, डिक्रीजिंग। लेकिन याद रखना ये ग्राफ यहां टच नहीं करेगा जीरो पे, रीजन क्योंकि यहां जीरो रखना मतलब log में किसका वैल्यू, जीरो वैल्यू पुट करना, क्योंकि ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस टाइम पर a भी जीरो होता है, a नोट भी जीरो होता है, इनिशियल सॉरी नोट a नोट, a क्या होगा जीरो। अगर मैं यहाँ पे जीरो कंसंट्रेशन पुट करूँ तो ये अनडिफाइंड दिखाएगा। दैट्स वाई कि हम क्या करते हैं, इंटरसेप्ट तो इतने ले लेते हैं लेकिन इस ग्राफ को यहीं से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर दैट आपके पास इसका जो स्लोप है वो कितना है, माइनस का k अपॉन 2.303, वो क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ इक्वेशन या लाइन। क्लियर है बच्चों बात ये, तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्राफ बनेगा किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ऑलवेज आपको ग्राफ प्लॉट करना था किसके, टाइम और log a के रिस्पेक्ट में, टाइम और कंसंट्रेशन, टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन होती है उनके बीच में आपको ग्राफ को प्लॉट करना होता है। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए हमने 3 ग्राफ किए थे, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए सिर्फ कौन सा एक ग्राफ पूछा जाता है, वो किसके बीच में होता है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। ये किसके बीच में था बच्चों, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में भी था। आफ्टर दैट रेट और टाइम के रिस्पेक्ट में भी था, कंसंट्रेशन और रेट के रिस्पेक्ट में भी था। आई होप ये क्लियर थी। ये तीनों पॉइंट हमने तीनों ग्राफ जो है वो जीरो ऑर्डर के लिए कंस्ट्रक्ट भी किए थे। बेसिकली इसमें जो आता है वो आपके पास क्या होता है, सिर्फ एक ग्राफ है, वो किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर का। क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत बार ना बच्चों ऐसा होता है कि ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर और विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि कौन सा जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला ऑप्शन हमारे पास ये है, दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारे पास ये है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास मान लो वो ये है, और जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास वो ये है सिर्फ कंसंट्रेशन और टाइम के लिए, है ना। आफ्टर दैट जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास वो है कुछ ये, कौन सा ग्राफ होगा, अभी हमने किया कि फर्स्ट ऑर्डर सिर्फ क्या करता है, कंसंट्रेशन और टाइम के लिए इस टाइप का ग्राफ प्लॉट करता है। ये जीरो ऑर्डर के लिए था, जीरो ऑर्डर के लिए था, जीरो ऑर्डर के लिए था, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो ग्राफ बनेगा सी और टी के बीच में वो हमारा वो होगा। तो ये बिल्कुल ना इजी पोर्शन है, आपको ग्राफ जो है वो थोड़े बहुत पता होना चाहिए ताकि आप इजीली क्या कर उसको, जो क्वेश्चंस आते हैं इजी क्वेश्चंस आते हैं ग्राफिकल पे पोर्शन पे, आप उनको इजीली हैंडल कर सको। तो ये था हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कुछ बातें। आफ्टर दैट हमें करना है इसका हाफ लाइफ पीरियड, जो काफी इजी है, देखिए जरा आप इसको। तो बच्चों हाफ लाइफ मैंने बताया था कि क्या होता है, द टाइम एट विच जो टी टाइम पे कंसंट्रेशन होती है वो इनिशियल की क्या हो जाए, हाफ हो जाए, और जो टाइम होता है वो आपके पास कितना हो जाए, टी हाफ हो जाए। मतलब हाफ ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, डेफिनेशन लिखाई थी, हाफ ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया, इज कंज्यूम्ड, कि हाफ रिएक्टेंट क्या कंज्यूम हो गया है एट दैट टाइम की रिएक्शन थी हमारे पास है, और डेफिनेशन के बारे में बात हुई थी। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो वो क्या है आपके पास, के टी इज इक्वल्स टू
2.303 log ए नोट अपॉन में क्या था, ए है। अगर मैं दोनों वैल्यू इसमें पुट करता हूं तो टी की जगह मैंने टी हाफ रखा, के को डिवाइड में ले गया यार, 2.303 हमारे पास पड़ा है, के डिवाइड में आ गया, ये क्या है लोग, ये कितना ए नोट तो इनिशियल कंसंट्रेशन, लेकिन टी टाइम पे कितना, ए नोट अपॉन में कितना आएगा आपके पास 2, और वो कहां चला गया सबसे मल्टी में, ए नोट से क्या हो गया, ए नोट कैंसिल, क्या बचा हमारे पास टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में क्या आएगा के इनटू क्या होगा आपके पास log ऑफ 2, याद है लोग टेबल करवाई थी मैंने आपको, लोग के बारे में बताया था कि log 2 का वैल्यू जो है वो 0.3 होता है, इन एक्चुअल इसका वैल्यू क्या होता है 0.301 के इक्वल होता है। तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको मिलेगा 0.693 और अपॉन में क्या मिलेगा के मिलेगा। याद रखना बच्चों, चाहे वो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का जिक्र मैंने थोड़ा सा किया था कि पार्टिकल्स अपने आप क्या होते हैं डिसइंटीग्रेट, है ना, स्पॉन्टेनियसली, या फिर आप अपने आप क्या करना स्टार्ट करते हैं, खुद को डिसइंटीग्रेट, स्मॉल पार्टिकल्स एटम्स और न्यूक्लियस इनमें क्या करना, तोड़ना शुरू करते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हमने पढ़ा था वो क्या था, नोट हमने पढ़ा, फिजिक्स में आप पढ़ोगे, वो क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। और उसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं हाफ लाइफ का यूज करते हैं। वो रीजन मैंने आपको बताया था कि चीजों का हाफ लाइफ क्यों कैलकुलेट किया जाता है। उसके लिए भी आपको जीरो हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर आपको बोला जाए कि रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कैलकुलेट इट्स टी हाफ, कि एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, इसका टी हाफ कैलकुलेट करो, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ के का वैल्यू निकालना है या ढूंढना है क्वेश्चन में, और आफ्टर दैट 0.693 अपॉन के पुट करना है, वो आपके पास क्या आएगा हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये था बच्चों हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। दो ही है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने आपको दोनों बताई हैं। इनके ग्राफ आप देखना, आपके जो करने वाला काम है वो मैं एक बार थोड़ा सा समराइज करवा देता हूं। हमने सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा, आफ्टर दैट हमने आरओआर के बारे में पढ़ा। उसमें आपको कुछ छोड़ना नहीं है, मतलब जो मैंने करवाया है वो तो है ही, आपकी बुक में भी आपको कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे, वो एग्जांपल्स भी आपको करना है। जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन को हमने ये देखा कि किन रूप में क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करके मैंने आपको बताया था। रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में हमने बातें की थी, दोनों की रिस्पेक्ट में हम रेट को कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन किया, हमने आफ्टर दैट रेटला एक्सप्रेशन के बारे में बात की। रेटला एक्सप्रेशन के बाद कुछ फैक्टर्स के बारे में बात की, कंसंट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद कंसंट्रेशन के बेस पे हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर आए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद हमने बात की किसके बारे में, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे। आफ्टर दैट अब जो हमारे पास अगला पॉइंट है वो है मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, दोनों में क्या फर्क होता है, रेट ला एक्सप्रेशन किसको ज्यादा प्रेफर करता है, मोलिकुलैरिटी का कंसेप्ट क्या है। तो आइए चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है मोलिकुलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। क्या है, मोलिकुलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन, और सिंपली मैं कहूं कि बेस्ड अपॉन कोलिजन थ्योरी, तो गलत नहीं होगा, पूरा का पूरा पोर्शन कोलिजन थ्योरी से लिया गया। कोलिजन थ्योरी को मैंने कई बार बीच में बोला कि पार्टिकल्स जब कोलोइड करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो ही क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। बाकी जानकारी जब इसका टॉपिक आएगा तभी करेंगे। मोलिकुलैरिटी का मतलब असल में क्या होता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है लेकिन बहुत इजी भी है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि समझना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलैरिटी में डिफरेंशिएट करना जरूरी है। अगर हमें ये दोनों चीजें आती है ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मोलिकुलैरिटी क्या होता है, तो इजी है। फिर अगर दोनों टर्म्स अलग अलग समझ लोगे तो ये समझ लो पूरा चैप्टर हमारा हो गया, क्योंकि कोलिजन थ्योरी इसी के बेस पे बनती है। समझ में आई बात है। और अगर मैं ये बोलूं कि पूरा पोर्शन जो है वो यहीं से हमारा निकल करके आएगा, पूरा केमिकल काइनेटिक्स का फंडा ही समझ में आ जाएगा अगर मुझे ये पता चल जाता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के अंदर मोलिकुलैरिटी का क्या रोल होता है, या फिर उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या रोल होता है। ध्यान देना, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी बातें मोलिकुलैरिटी पे डिपेंड होती है, ठीक है ना। मैं कुछ टर्म्स लिखा रहा हूं। सबसे पहले मैंने बोला कि कोई रिएक्शन
जो क्या होती है, सिंगल स्टेप में होती है। कोई भी रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, मेरे कहने का मतलब, मैंने बोला कि ये ए है, ये क्या है आपके पास बी है, दोनों को ऐड किया, झट से क्या बन गया, सी बन गया। कोई बिल्कुल पंगा ही नहीं पड़ा, मतलब टोटल जितने एटम्स ए के हैं और जितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या थे, बी के थे, वो एक दूसरे के साथ जल्दी से जुड़े, फास्टली जुड़े, और किसका फॉर्मेशन किया उन्होंने, सी का फॉर्मेशन कर दिया। मतलब एवरी एटम और पार्टिकल ऑफ ए इज रिएक्टेड विद एवरी एटम और पार्टिकल ऑफ बी। दैट मीन्स टोटल कंजप्शन हुआ है रिएक्टेंट का, और रिएक्शन सिर्फ कितने स्टेप में हो गई, एक ही स्टेप में हुई है, सिंगल स्टेप में हुई है। ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों ऐसे रिएक्शंस को, एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है, दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप। ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ एक स्टेप में हो जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री रिएक्शंस कहा जाता है। व्हाइल द अदर वन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, the reactions which completes in several steps or two or more steps, कि ऐसी रिएक्शन जो काफी स्टेप्स में होती है, एक बार में नहीं होती। मतलब मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए था वो आपको सिंगल एक बार रिएक्ट करवाने से नहीं मिलने वाला। और ऐसी रिएक्शंस जिनमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा स्टेप इंक्लूड होते हैं, ऐसी रिएक्शंस को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। कैसे कि अगर हम ये बोलें कि मान लीजिए ए प्लस बी से प्रोडक्ट क्या बनना था, सी बनना था, लेकिन नहीं बना, इसका मतलब ए और बी ने पहले क्या किया, मान लो रिएक्ट करके डी बनाया, वो डी फिर डीकंपोज होके क्या बना रहा है, सी का फॉर्मेशन। कितने स्टेप इन्वॉल्व हैं, 1 और 2। दैट मीन्स कि रिएक्शन कितने, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। आफ्टर दैट अगर हम ये बोलें कि कोई भी रिएक्शन है, जैसे कि ए प्लस बी से मान लीजिए सी का फॉर्मेशन होना था, लेकिन क्या हुआ कि पहले ए और बी ने रिएक्शन करके डी का फॉर्मेशन किया, फिर डी ने कुछ मोल्स ऑफ बी के साथ दोबारा से रिएक्शन किया, और उसने तब जाकर के किसका, सी का फॉर्मेशन किया, है ना। ये हो सकता है ऐसा। ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। समझ में आई बात है। द रिएक्शंस व्हिच आर नॉट टेकिंग प्लेस इन ए सिंगल स्टेप, दे हैव द सेवरल स्टेप्स इन व्हिच दे आर कंप्लीटेड, दीज रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एंड द इंटरमीडिएट रिएक्शन, जो रिएक्शन बीच में यूज होती है ना, जैसे ये वाली, मतलब यहां से यहां आना था, लेकिन ये वाली जो रिएक्शन बनी बीच में, इसे इंटरमीडिएट कहा जाएगा। पढ़ेंगे इसके बारे में जब मैकेनिज्म करेंगे। इन इंटरमीडिएट रिएक्शंस को कहा जाता है, क्या बोलते हैं इनको आप, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो क्या है हमारे पास कि ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में होती है वो क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन। जो एक स्टेप, सिंगल स्टेप में नहीं होती वो क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और इन रिएक्शंस के स्टेप्स को, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो स्टेप्स हैं, इनको क्या कहा जाता है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे, दीज स्टेप्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो स्टेप्स हैं उनको क्या कहा जाता है, आर कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। कि उसे रिएक्शन का मैकेनिज्म कहा जाता है, कि जितने स्टेप्स में वो होती है उसे रिएक्शन का क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर है कि किसी भी रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो क्या है हमारे पास, वो ये है कि सर वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है, इससे हम कंसीडर करते हैं। और यही तो हमने ऑर्गेनिक में करना है पूरा पोर्शन। मॉलिक्यूलैरिटी की बात करते हैं अभी। ये दो अलग से टर्म्स मैंने आपको बताई है कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है और एक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि काम आएगी अभी जब हम इसके बारे में करेंगे। अभी मैं मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में बता रहा हूं। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? द नंबर ऑफ रिएक्टेंट, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। कौन से नंबर ऑफ रिएक्टेंट विच आर साइमल्टेनियसली
taking place in collision to form a effective product. क्या बोला हमने कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स की जगह मैं लिखता हूं एटम्स रिएक्टेंट के, या फिर उसके क्या मॉलिक्यूल्स, या फिर मैं यहां पे लिखूं पार्टिकल्स तो सही रहेगा। मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और द पार्टिकल्स, एंटिटीज ऑफ एनी रिएक्टेंट विच आर टेकिंग प्लेस इन कोलिजन, जो किस में भाग ले रहे हैं, कोलिजन में, आपस में साइमल्टेनियसली कोलिजन करने में, जो क्या करेंगे, एक इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब कि मतलब जो रिएक्टेंट के एटम्स या मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने जब आपस में रिएक्ट किया तब प्रोडक्ट तो बना। कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलैरिटी। दैट मीन्स कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस or any particles which are taking place simultaneously in collision to form a product बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ एटम्स और आयंस क्या करते हैं, आपस में भाग लेते हैं, कोलिजन करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन करते हैं। इफेक्टिव का मतलब जिनसे प्रोडक्ट बने, कोलिजन करना डजंट मैटर, प्रोडक्ट बने वो कोलिजन कंसीडर किया जाएगा। तो साइमल्टेनियसली जो क्या करते हैं, कोलिजन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, हम मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। लेकिन इतना सिंपल नहीं है कि सिर्फ डेफिनेशन से समझ आए। तो आइए हम कुछ सिंपल बातों को पहले करते हैं ताकि ये हमें क्लियर हो। तो देखिए जरा, तो हमने क्या बोला कि कितने बच्चों क्या होते हैं, एटम्स या फिर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, आपस में कोलोइड करते हैं। सिंपल बात बता देता हूं मैं। सबसे ज्यादा फोकस जो हमारा रहेगा वो रहेगा इस वर्ड पर, किनके, इनके लिए। मतलब साइमल्टेनियसली कितने क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स या एटम्स आपस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, कोलिजन करके प्रोडक्ट का कोलोइड करेंगे, एक साथ कितने कोलोइड करेंगे, इसी को मॉलिक्यूलैरिटी कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि ए सिंपल रिएक्शन इन ए सिंपल, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिंपल रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, कि किसी भी सिंपल रिएक्शन में या एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक ऐसा है कि एक रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट ले लिए हमने, और है तो सिंगल स्टेप ना। इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट्री रिएक्शन तो हमने अभी पढ़ा कि वो सिंगल स्टेप में हो जाती है, मतलब कुछ होगा ही नहीं, टोटल प्रोडक्ट वहीं से बनेगा। अगर ये एक एटम है ए का, ये एक एटम है बी का, आपस में दोनों टकराएंगे और डायरेक्टली किसका, सी का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब इन्होंने एक साथ क्या किया है, क्या कर रखा है, आपस में कोलिजन किया, तब जाकर के क्या बना, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका मतलब जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है, जितनी भी क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है, वो एक साथ, उनके रिएक्टेंट एक साथ क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोलिजन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान दो एक बात पे, मैं इसको ना कि खेल देखिए, आप इधर थोड़ा सिंपल पोर्शन समझिए। मैं बोलता हूं कि यहां आपके पास एक एटम है, यहां आपके पास दो एटम हैं, यहां आपके पास क्या है, तीन एटम दे रखे थे, और ये आपके पास क्या है, चार एटम्स या इससे ज्यादा, मैं तीन के बारे में बात करता हूं। एक एटम है, उसका एक मतलब कंपाउंड है, उसका डीकंपोजिशन होना था, डीकंपोज होके वो क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है बातें? यहां पर दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स के एटम दे रखे थे, इनको क्या करना है, कोलिजन करना है, और कोलिजन करके किसका, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। आप ना प्रोबेबिलिटी देखिए इसमें, अगर एक ही आपके पास क्या था, मतलब एक ही एटम दे रखा था और उसी को क्या होना है, डीकंपोज होना है, उसी को टूटना है, 100% जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ किसके कारण बना, 1 के कारण। मतलब कि उसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी कि वो प्रोडक्ट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है,
सिंगल स्टेप का मतलब उसमें किसी दूसरी चीज की आपको जरूरत नहीं है, वो रिएक्शन खुद ब खुद क्या होगी, जैसे इसमें बताया ना कि एलिमेंट्री रिएक्शन जो क्या होती है, जो एक ही स्टेप में होती है, मतलब सारे पार्टिकल्स एक साथ क्या कर सकते हैं, जिसमें कोलोइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये बोलूं आपको कि यहां पर हमारे पास दो रिएक्टेंट थे, ये 1 है और ये भी कितना है, 1 है, और ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे थे, कोलिजन कर रहे हैं। एक साइमल्टेनियसली क्या किया इन्होंने, कोलिजन किया। प्रोबेबिलिटी देखो, दो होते हैं तो जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे के साथ कोलिजन की रेट को उतना ही रखें। जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे मैंने किसी सॉल्यूशन के अंदर 5 एटम्स रख लिए, 5 डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स रख लिए, इसकी क्या गारंटी है कि पांचों के पांचों एक साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। कुछ समझ में आई बात है? मतलब 2 हैं तो मतलब हमारे पास ऑप्शन ही कितने हैं, 2। प्रोडक्ट बनने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा, क्योंकि अगर 2 हैं तो दोनों को कोलिजन तो करना पड़ेगा, और आपस में कोलिजन करके, साइमल्टेनियसली कोलिजन करके क्या करेंगे, प्रोडक्ट तो बनाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर अगर 5 हमारे पास डिफरेंट क्या होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हमें इस बात की गारंटी नहीं है कि 5 में से, जैसे A + B + C, A B C और D लिख दिया, क्या पता A पहले B के साथ कोलिजन करे या C के साथ करे या D के साथ करे। हमें क्या चाहिए, सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो सिंगल स्टेप तो सर तब होगी ना जब A B C और D चारों एक साथ ही क्या करें, साइमल्टेनियसली क्या करें, रिएक्ट करें। लेकिन अब चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, ज्यादा हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या है, ज्यादा है। और जैसे जैसे मैं क्या करता हूं, रिएक्शंस को उसके अंदर मैं नंबर ऑफ आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स को इंक्रीज करता हूं, कॉम्प्लेक्सिसिटी आती जाती है। इसका मतलब क्यों, क्योंकि वहां पे कोलिजन की जो प्रोबेबिलिटी है साइमल्टेनियसली कोलाइड करने की, वो डिक्रीज हो गई। कुछ पल्ले पड़ी बात है। जैसे कि पहले में मैंने क्या बताया कि 2 ही तो चीजें हैं, आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। 3 होते तो थोड़ा सा इतना होता कि हो सकता है ये पहले इसके साथ रिएक्ट करे, ये इसके साथ करे। लेकिन 3 हैं तो ऐसे भी चांसेस हैं कि तीनों एक साथ क्या कर लें, कोलिजन कर लें। क्लियर है बातें? मतलब एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होती हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास पता होता है हमें कि रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है। मैक्सिमम पोर्शन हमें उनके बारे में ये होगा कि थोड़ा सा इतना पता नहीं चलेगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने एक रिएक्शन में भाग ले रहे थे, लेकिन 1 या 2 या 3, मतलब अगर 3 मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस आपके पास क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो हम उनकी मॉलिक्यूलैरिटी तो बता सकते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट होता, कॉम्प्लेक्स का मतलब समझे जो सेवरल स्टेप में रिएक्शंस होती थी, उनके लिए मॉलिक्यूलैरिटी का हमारे लिए कोई मतलब नहीं होगा। तो आई होप थोड़ी बहुत तो बात समझ में आई कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर एक जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है वो क्या होती है, जिसमें आपको डायरेक्टली क्या करते हैं, सभी के सभी रिएक्टेंट आपस में कोलोइड करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है। और एक ही बार में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे, एक स्टेप में क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर हम ये बोलें कि डीकंपोजिशन ऑफ ले लेते हैं, O2F2 का ले लेते हैं, डीकंपोजिशन ऑफ O2 एंड किसका है, F2 का, क्या होगा, ये डीकंपोज होगा O2 एंड किसके अंदर, F2 के अंदर। यहां पर कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स ने भाग लिया है, ओनली कितनों ने, 1 ने। दैट मीन्स कि इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी है, 1 है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, यूनिमोलिकुलर। एज इसकी मोलिकुलैरिटी को कितना कंसीडर करते हैं, 1। समझ में आई? क्योंकि मोलिकुलैरिटी क्या होती है, जितने नंबर ऑफ एटम भाग लेते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या ये हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर भी कितना होगा, 1 होगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ऑर्डर को कैलकुलेट करना एक एक्सपेरिमेंटल डाटा पर बेस्ड होता है, वाइल मोलिकुलैरिटी हमें ये देख करके बतानी होती है कि उसमें कितने रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। और इसमें तो हमें दिख रहा है कि एक ही रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। दैट मीन्स कि इसकी मोलिकुलैरिटी को कितना कहेंगे, हम 1 कहेंगे। कुछ समझ में आई बच्चों बातें? एक आधा एग्जाम्पल और ले लीजिए आप, जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो सेकेंड एग्जाम्पल होगा
N2O5 का ले लेते हैं, है ना, 2N2O5 जो NO3 प्लस में, या फिर HI का ले लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ क्या है आपके पास, HI है, जो किसका, H2 प्लस में I2 का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे। यहां पर HI की कितने मॉलिक्यूल्स आपस में, कितने कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, 2। दैट मीन्स कि ये जो रिएक्शन है ये क्या है, बायामोलिकुलर है। क्यों, क्योंकि 2 रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट किया है, बायामोलिकुलर है। इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी कंसीडर करेंगे, 2 करेंगे। समझ में आई बच्चों बात। तो क्या वो हुआ कि अगर एक रिएक्टेंट है तो ठीक है, 2 हैं तो ठीक है, 3 है तो ठीक है। अगर मोलिकुलैरिटी 3 से ज्यादा निकलती है, मतलब 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल अगर आपस में रिएक्शन में भाग लेते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। हमें पता नहीं चलेगा कि साइमल्टेनियसली वो रिएक्ट कर रहे हैं या फिर एक एक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं आपस में कोलिजन करके। इसका मतलब कि मोलिकुलैरिटी मीन्स ओनली इज ओनली फॉर किसके लिए, मोलिकुलैरिटी जो है वो हमारे लिए सिर्फ किन के लिए यूज करते हैं हम, फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शंस। और इट वर्क्स ओनली, मोलिकुलैरिटी अगर कितनी होती है, 3 या 3 से कम होती है। इट हैज नो सिग्निफिकेंस, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। कब, इट हैज नो सिग्निफिकेंस इफ या फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। हम उनके लिए मोलिकुलैरिटी को कैलकुलेट नहीं करते। क्यों, क्योंकि वहां पर हम साइमल्टेनियसली रिएक्टिंग पार्टिकल्स के बारे में बता नहीं सकते, क्योंकि रिएक्शन एक स्टेप में ना होकर के काफी स्टेप्स में होती है। पहले कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करता है, बाद में कोई करता है। दैट मीन्स कि द सिग्निफिकेंस ऑफ मोलिकुलैरिटी इज ओनली फॉर किसके लिए, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। एंड एक बात और याद रखना, मोलिकुलैरिटी कैन नॉट बी ऑलवेज बी ए होल नंबर, कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। ये फ्रैक्शनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी ऐसा सुना है कि 0 मोलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, लेकिन बिना मोलिक्यूल्स के, बिना आयंस के, बिना पार्टिकल्स के प्रोडक्ट नहीं बन सकता। दैट मीन्स मोलिकुलैरिटी कभी 0 भी नहीं हो सकता। ऑलवेज क्या, कम से कम एक तो आपको मोलिक्यूल मिले, 2, 3, 4, 5 समथिंग कुछ भी हो सकता है, बट ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते 1.5 जो है वो क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, वो आपको एक कंप्लीट होल नंबर के अंदर मिलने वाले हैं। तो मोलिकुलैरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, इट मिनिमम जो है वो 1 हो सकता है, वाइल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो मिनिमम 0 हो सकता है। एंड दैट कैन बी आल्सो इन फ्रैक्शनल वैल्यू। आपको मैंने ये बताया भी था कि ऑर्डर जो है वो 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, आफ्टर दैट हम nth ऑर्डर की बात करते हैं। मैक्सिमम बात करेंगे 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर उसी पर डिपेंडेंट बातें हैं सब। तो आई होप ये क्लियर होगा कि मोलिकुलैरिटी क्या होता है, कि एक साथ जितने नंबर ऑफ एटम्स क्या करते हैं, आपस में कोलोइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं, वो मोलिकुलैरिटी कहलाता है। ये 1, 2 या 3 होता है तो एलिमेंट्री रिएक्शंस भी बन जाती हैं, और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है 3 के केस में, 2 में नहीं हो सकती। वाइल अगर 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं तो वहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो सिंगल स्टेप में हो, मतलब कि वो एट दैट टाइम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बनेंगे। तो आई होप इतना पोर्शन जो है वो क्लियर होगा। तो अभी हमें एक छोटा सा पोर्शन देखना है कि रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म है वो कैसे होता है। तो चलिए इतना इस वीडियो के अंदर काफ़ी है। मैकेनिज्म के बारे में हम कोलिजन थ्योरी के अंदर ही कर लेंगे, वहीं पर हम देख लेंगे कि एक्टिवेटिंग कंपाउंड्स के बारे में और उनके बारे में क्या क्या बातें होंगी। तो बाकी करते हैं हमारी नेक्स्ट की शाम की वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। थैंक यू।